नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बारोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 7 विषय विज्ञान का आज हम पेज नंबर 71 से 79 तक हल करने वाले हैं। आज का जो लर्निंग आउटकम है वह S602, ठीक है ना। उसके अंतर्गत हम जीवों और पदार्थों में गुणों, संरचना या उनके कार्यों के आधार पर भेद करते हैं, है ना। तो आज का जो वीडियो है उसकी जो अवधारणा है वह है मूसला एवं रेशेदार जड़, ठीक है ना। हम जानते हैं कि जड़ पौधे का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और जो मिट्टी के अंदर होता है। पौधे की जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है ना, मूसला जड़ और रेशेदार जड़, ठीक है ना। जिसको आप विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे। हम अंक लेते हैं अभ्यास वर्कशीट, ठीक है ना। प्रश्न है कि जड़ें कितने प्रकार की होती है। तो जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर 1 मूसला जड़ और नंबर 2 रेशेदार जड़, ठीक है। अगला प्रश्न है उन जड़ों के नाम लिखें जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। तो वे हैं, उत्तर हो जाएगा गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम आदि। प्रश्न क्रमांक 3 है मूसला एवं रेशेदार जड़ वाले पौधों के दो उदाहरण लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा मूसला जड़ के उदाहरण नीम, आम, पीपल, और रेशेदार जड़ के उदाहरण हो जाएंगे गेहूं, मक्का, ज्वार आदि। प्रश्न क्रमांक 4 मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास कैसा होता है। तो देखिए, मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। यानी पत्तियों का जो सिरा विन्यास है उसको देखकर ही हम पता लगा सकते हैं कि यह जो पौधा है ये मूसला जड़ वाला है या रेशेदार जड़ वाला है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 5 में कहा गया है कि मूसला एवं रेशेदार जड़ के चित्र बनाइए। ये हमने चित्र बनाए हैं। यह रेशेदार जड़ है। इसमें क्या है कि हर जड़ अलग अलग होती है, आप देख रहे हैं इस प्रकार से, है ना। और मूसला जड़ में क्या होता है, एक मुख्य जड़ होती है और इसमें से इनकी जो सहायक जड़ें निकलती है, ठीक है ना। ये कहलाती है मूसला जड़ और ये हो जाएगी आपकी रेशेदार जड़, ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं प्रोजेक्ट कार्य। अब प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत क्या है कि कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए, वह जड़ों से मिट्टी धोकर उनका अलग करके उनका निरीक्षण कीजिए और तालिका में लिखिए। पौधे का नाम है, जड़ का प्रकार है। तो हमने जो कार्य किया है प्रोजेक्ट का वह हम आपको दिखा देते हैं। आप इस प्रकार से अपना प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं और इनके अलावा अन्य जो खरपतवार है ना, उनको उखाड़ कर आप देख सकते हैं। तो पहला है गाजर घास। इसकी जड़ का प्रकार है मूसला जड़। फिर दूब घास है, उसकी जड़ का प्रकार है रेशेदार। जो इसकी जड़ है रेशेदार। कास रेशेदार जड़ है। बथुआ ये मूसला जड़, ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं स्व आकलन। सॉरी, प्रश्न पहला, सत्य या असत्य लिखिए। जड़े पौधे का मिट्टी के ऊपर का भाग है, असत्य। रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सत्य। किसी पौधे की पत्ती का शिरा विन्यास जालिका रूपी है तो उसकी जड़ें रेशेदार होगी, असत्य। उसकी जड़ें होगी मूसला जड़। कुछ जड़ें हमारे भोजन में भी उपयोग की जाती है, जी हाँ, ये हो जाएगा सत्य, है ना। अगला प्रश्न है, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़। कैसे? जी हाँ, पत्तियों का सिरा विन्यास देख करके हम पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा रेशेदार जड़, है ना। यहाँ पे मूसला लिख दिया है ना, अथवा क्या जाएगी रेशेदार जड़, है ना। कौन सी जड़ होगी हम उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सुधार लें, ये यहाँ पे आप लिख लें रेशेदार जड़, ठीक है ना। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो जड़ें किस प्रकार की होगी। वे जड़ें होगी
मूसला जड़, है ना। जालिका रूपी विन्यास होगा तो वहाँ पर होगी मूसला जड़। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4, मूसला व रेशेदार जड़ में कैसे अंतर समझेंगे। तो देखिए, जिस जड़ में मुख्य जड़ के साथ में अन्य छोटी जड़ें होती है उन्हें हम कहते हैं मूसला जड़, है ना। और जिसमें मुख्य जड़ न होकर के सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है उन्हें हम कहते हैं रेशेदार जड़, जिसे साधारण रूप से आपने देखा होगा कि प्याज का पौधा निकाल लीजिएगा, है ना, तो उसमें आपको दिखेगी सारी जड़ें अलग अलग होती हैं, वे आपकी हो जाएगी रेशेदार जड़। गेहूं का पौधा है, उसको उखाड़ के देख लीजिएगा आप, है ना, तो ये जड़ें होती है रेशेदार जड़। लेकिन जैसे नीम है, आम है, पीपल है, इनकी जड़ें क्या होगी, लंबी होती है, ये नहीं होगी वो मूसला जड़। ठीक है ना। अब जैसे सोयाबीन का पौधा होता है उसमें भी मूसला जड़ होती है, तो एक जड़ मुख्य होती है और बाकी जड़ें उसकी सहायक होती है, उसके अंदर से निकलती है। प्रश्न 5 है, जड़ों का मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए, जड़ों का मुख्य कार्य मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करना है ना, ये उसका मुख्य कार्य होता है। अब हम कर लेते हैं अगला लर्निंग आउटकम, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक या विद्युत रोधी, है ना। देखिए, विद्युत चालक यानी ऐसे पदार्थ हैं जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, होती है, उन्हें हम कहते हैं विद्युत चालक, है ना। और जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उन्हें हम कहते हैं विद्युत रोधी, जैसे रबड़, स्केल, प्लास्टिक, लकड़ी, पत्थर, ये विद्युत रोधी हैं। और तांबा, लोहा, सोना, चांदी, जितनी भी धातुएं हैं, एल्यूमिनियम हैं, ये सभी क्या है, विद्युत चालक हैं। इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न 1, विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक में क्या अंतर है। तो जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। ठीक है ना। तो विद्युत चालक यानी आप समझ गए हैं, जितनी भी धातुएं हैं वे सभी विद्युत चालक हैं। और विद्युत रोधी यानी जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, है ना, ये क्या हो गई, विद्युत रोधी, क्योंकि इसमें से विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच नहीं पाती है ना। लकड़ी ये भी हो गई विद्युत रोधी। प्रश्न क्रमांक 2 है, पेचकस व प्लायर्स के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं, क्यों। अब देखा होगा कि जो पेचकस होते हैं या प्लायर्स होते हैं उनके हत्थे पर रबर या प्लास्टिक चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक और रबड़ विद्युत रोधक होते हैं, है ना, विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित नहीं हो सकती है। इससे क्या होगा कि विद्युत आघात से हम बच सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर जो है प्लास्टिक और रबड़ लगाया जाता है, उसके आवरण चढ़ाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दास्ताने क्यों पहनता है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए, रबड़ विद्युत रोधक होने से अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं और विद्युत आघात से बचाव करते हैं, है ना। यदि वो रबड़ लगा होगा तो हमें करंट नहीं लगेगा, सीधी सी बात ये है, हम बोलचाल भाषा में बोलें कि करंट नहीं लगेगा क्योंकि वह विद्युत रोधक है। और यदि विद्युत रोधी ना होगा तो हमें करंट लग जाएगा, है ना। करंट यानी वही विद्युत आघात। ठीक है। चलिए, विज्ञान की भाषा में उसे बोलते हैं विद्युत आघात। प्रश्न क्रमांक 4 है, 2 विद्युत चालक व 2 विद्युत रोधक पदार्थों के नाम लिखिए। अब देखिए, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम ये सभी क्या है, विद्युत चालक हैं, है ना, इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी ये क्या है, विद्युत रोधक पदार्थ हैं, है ना, इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। प्रश्न 5, घर पर उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरणों के तार पर प्लास्टिक के आवरण क्यों चढ़ाए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि हमें विद्युत आघात से बचाने के लिए विद्युत उपकरणों के तार पर प्लास्टिक के आवरण चढ़ाए जाते हैं ताकि हमें करंट न लगे। ठीक है ना। चलिए, अब हम कर लेते हैं स्व आकलन। इसके अंतर्गत है पहला प्रश्न,
निम्न वस्तुओं में से विद्युत चालक व विद्युत रोधक छांटिए। आपको दिया गया है लोहे की कील, माचिस की तीली, प्लास्टिक का स्केल, कांच की चूड़ी, रबड़ और थर्मोकोल। इसमें से आपको छांटना है विद्युत चालक और विद्युत रोधक। तो देखिए विद्युत चालक में आ जाएगा लोहे की कील, क्योंकि लोहे में से जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, मतलब होती ही है। और विद्युत रोधक में क्या आ जाएगा, विद्युत रोधक में आ जाएगा माचिस की तीली, प्लास्टिक स्केल, कांच की चूड़ी, रबड़ और थर्माकोल। इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 2 है, सत्य या असत्य लिखिए। विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है? जी हाँ, सत्य है। हमारा शरीर विद्युत रोधक है? असत्य। हमारे शरीर में से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है और इसी कारण से हमें करंट लगता है। यदि विद्युत रोधी होता तो हमको करंट नहीं लगता, हम किसी भी बिजली के नंगे तार को छू सकते थे। लेकिन हमारा शरीर क्या है, विद्युत चालक है, ठीक है ना। थर्माकोल विद्युत चालक होता है? असत्य है ना। थर्माकोल भी विद्युत रोधी होता है। जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं? सत्य, ठीक है ना। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब, यहाँ जो गलत है ना, हमने लिखा है दीप्तिमान क्यों नहीं होता है, यहाँ आना चाहिए था दीप्तिमान, जो कि वहाँ लिखा है दीजिमान, वो दीजिमान गलत है, वहाँ आएगा दीप्तिमान। आप उसको थोड़ा अपनी किताब में करेक्शन ये कर लें। तो देख रहे हैं हम कि यहाँ पर एक क्या है, एक बल्ब है और एक विद्युत सेल है, और ये यहाँ पर एक जो विद्युत कुंजी होती है ना, जिसको हम बटन कहते हैं, उसके स्थान पर एक रबड़ का या लकड़ी का एक हिस्सा, एक टुकड़ा लगाया गया है। अब पूछा गया है कि दी गई व्यवस्था में बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता है। उसका कारण यह है कि यह जो चित्र में यह आपको जो स्विच के स्थान पर ये वाला दिया गया ना, यह है विद्युत रोधी। ये विद्युत रोधी पदार्थ से बनी वस्तु का उपयोग किया गया है, इस कारण से इस व्यवस्था में बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। यदि यहाँ पर किसी धातु का टुकड़ा होता, जैसे लोहे का, तांबा, एल्यूमिनियम आदि होता ना, तो विद्युत ये दीप्तिमान हो जाता, यानी जल जाता, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है वो यह है कि विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर, अब देखिए यहाँ भी गलत छपा था, सीन लिखा था, वहाँ सीन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, स्थान आएगा। पर यदि सूती धागे का उपयोग किया जाए तो क्या परिपथ में लगा बल्ब दीप्तमान होगा? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। ये अपने बुक में सुधार लीजिएगा, ये थोड़ा मिस प्रिंट है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप थोड़ा सुधार लें। तो देखिए जब विद्युत परिपथ हम बनाते हैं और उसमें यदि धातु के तार के स्थान पर सूती धागे का उपयोग करेंगे ना, तो परिपथ में लगा हुआ बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूती का धागा जो होता है वह विद्युत चालक नहीं होता है, ठीक है ना, वो होता है विद्युत रोधी, और विद्युत रोधी में से कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 है, क्या है ना वायु विद्युत की चालक है या विद्युत रोधक है? तो भैया वायु क्या है, विद्युत रोधक है। यदि वायु विद्युत रोधक नहीं होती ना तो सबको करंट लग जाता, हम बना ही सकते थे क्या, है ना, मतलब विद्युत धारा का उपयोग नहीं होता, क्योंकि वायु सर्वत्र विद्यमान है, ठीक है। तो क्या हो गया, वायु विद्युत रोधक है, ठीक है। चलिए अब एक और लर्निंग आउटकम कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम सीखेंगे विलेय और अविलेय, पारदर्शी, पारभासी एवं अपारदर्शी वस्तुएं। थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में आपको समझा देता हूँ, फिर आगे हम कर लेते हैं अभ्यास कार्य। देखिए विलेय यानी ऐसे पदार्थ जो जल में घोलने पर पूर्णतः विलीन हो जाते हैं, यानी लुप्त हो जाते हैं, गायब। जैसे आपने पानी में नमक डाला, पूरा घुल जाता है ना। चीनी यानी शक्कर डाली, घुल जाती है। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं ये कहलाते हैं विलेय, है ना। और अविलेय जो पदार्थ पानी में घुलते नहीं है ना, वे क्या कहलाएंगे, अविलेय। जैसे पत्थर, है ना, आपने यदि पानी के अंदर पत्थर डाला, ठीक है, तो घुलेगा, नहीं घुलेगा, तो क्या कहलाएगा, अविलेय। प्लास्टिक, लकड़ी, ये सभी अविलेय पदार्थ होते हैं। उसके बाद में आता है पारदर्शी, यानी जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, वे कहलाते हैं पारदर्शी। जैसे जल, कांच और वायु। पारभासी यानी जिसमें से हम धुंधला धुंधला देख सकते हैं,
यानी किसी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हैं, मतलब देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से हम उसको देख नहीं सकते हैं, वे कहलाते हैं पारभासी, है ना। जैसे तेल लगा हुआ कागज है, आप देखेंगे उसके अंदर से वस्तु दिखती तो है, या महीन कपड़ा जो है ना, कपड़े अंदर से आप जो महीन कपड़ा होता है उसमें देखेंगे तो क्या होगा कि वस्तु दिखेगी धुंधली, या घिसा हुआ कांच है ना, ऐसा। तो ये कहलाती है पारभासी। और अपारदर्शी, अपारदर्शी यानी जिसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, जैसे लकड़ी, सोना, चांदी, लोहा, जितनी धातु है ना, ये हम देखते हैं पेड़ की पत्तियाँ, वो भी क्या है, अपारदर्शी है, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसको ज़्यादा ये नहीं करते हैं, हम क्या अभ्यास कर लेते हैं, है ना। अभ्यास वर्कशीट वहाँ समझ लेंगे थोड़ा सा, है ना। चलिए, प्रश्न पहला है, जल में विलेयता के आधार पर पदार्थ को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। इसका उत्तर है, जल में विलेयता के आधार पर पदार्थों को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 विलेय और नंबर 2 अविलेय। यानी जो पानी में घुल जाते हैं वे कहलाएंगे विलेय, और जो पानी में नहीं घुलते हैं वे कहलाएंगे अविलेय, ठीक है ना। चलिए, प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रायः दुकानदार बिस्किट, टॉफ़ी इत्यादि वस्तुओं को किस प्रकार के पात्रों में रखना पसंद करते हैं। तो देखिए, दुकानदार इन वस्तुओं को पारदर्शी पात्र में रखना पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सकें, है ना। जैसे कांच या जो पारदर्शी प्लास्टिक होती है उसकी बर्नियों में इन चीज़ों को रखा जाता है। यानी उत्तर क्या आ जाएगा, पारदर्शी पात्र इसका मुख्य उत्तर है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3 है, जल में विलेय पदार्थों के नाम लिखिए। अब यहाँ देखिए, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया था, इसको काट दीजिएगा। और विलेय पदार्थों के नाम आ जाएंगे चीनी, नमक, नींबू का रस आदि जल में विलेय हैं, मतलब जल में घुलने वाले हैं, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, पारदर्शी व अपारदर्शी पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए। तो पारदर्शी पदार्थ हैं कांच, वायु और जल। अपारदर्शी हैं लकड़ी, लोहा, रबर आदि। प्रश्न क्रमांक 5 है, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है, उन्हें पारभासी कहते हैं। जैसे तेल लगा कागज, है ना, घिसा हुआ कांच या महीन कपड़ा, ये पारभासी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम कर लेते हैं स्व आकलन। पहला जो प्रश्न है, सत्य या असत्य लिखिए। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है, असत्य है। इसका उल्टा है, देखिए पत्थर क्या होता है, अपारदर्शी होता है और कांच पारदर्शी होता है, ठीक है ना। ये क्या जाएगा, असत्य हो जाएगा। चीनी जल में विलय हैं, सत्य। लकड़ी पारभासी पदार्थ हैं, असत्य। बालू जल में मिश्रित हैं, असत्य, ठीक है ना। चलिए, अब प्रश्न क्रमांक 2, इसमें समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया है चीनी, नमक, रेत और शहद। अब 4 में से एक असमान है, वो क्या है, रेत। क्यों है कि देखिए, चीनी, नमक और शहद तीनों पानी में घुल सकते हैं, यानी ये विलेय पदार्थ हैं, जबकि रेत अविलेय पदार्थ हैं, है ना। दूसरा है लकड़ी, गत्ता, लोहा और कांच। इसमें से मिल न खाने वाला क्या है, कांच, क्योंकि लकड़ी, गत्ता और लोहा, है ना, लकड़ी, गत्ता और लोहा तीनों क्या है, ये अपारदर्शी पदार्थ हैं, जबकि कांच क्या है, पारदर्शी पदार्थ हैं, ठीक है ना। इसलिए अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, तेल लगे कागज को पारभासी क्यों कहते हैं। क्योंकि तेल लगे कागज में से किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, धुंधला धुंधला हमको दिखाई देगा, इसलिए उसे हम बोलते हैं पारभासी। प्रश्न क्रमांक 4 है, आपकी हथेली पारदर्शी है या अपारदर्शी। तो भैया हमारी हथेली क्या है, अपारदर्शी है। क्यों कि हम हथेली के आर पार नहीं देख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, अब प्रश्न क्रमांक 5, ये आप खुद कर सकते हैं लेकिन मैंने आपकी मदद के लिए कर दिया है। इसके अलावा आप और भी इसमें नाम जोड़ सकते हैं, है ना। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, आपके घर में उपलब्ध ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो पारदर्शी हैं और अपारदर्शी हैं।
पारदर्शी यानी जिनके आर पार हम देख सकते हैं। तो मैंने बनाया यहाँ पर कांच की बर्नी बताई आपको, है ना। प्लास्टिक जो पारदर्शी होता है जिसके आर पार देख सकते हैं, उससे बनी बर्नी है, डिब्बे हैं, है ना। ये हो गए पारदर्शी। और अपारदर्शी में क्या हो गया, दरवाज़ा लकड़ी का है चाहे लोहे का हो, खिड़की, टेलीविज़न और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे घर में, है ना, जो कि अपारदर्शी हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि हेल्पफुल है तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।